हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रीतम अकेडमी में। तो दोस्तों मैं हूं सूरज कुमार। तो जैसा कि आप लोग आज देख रहे होंगे, जो हमारा आज का वीडियो है ये बेसिकली जो हमारी सरकार है उसके द्वारा कुछ सेटें जारी की गई थी एग्जाम के लिए। तो उन सेटों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उन सेटों पर हमारी टीम बहुत दिनों से लगी हुई है। तो हमारा जो आज का वीडियो होगा वह सेट संख्या 2 पर आज हम लोग बात करेंगे। और जो यह सेट संख्या 2 होगा यह बेसिकली कक्षा 9 का होगा, यानी क्लास 9 का होगा। और जो सब्जेक्ट होगा वह विज्ञान का होगा। हम लोग आज इस पर बात करेंगे, यानी क्लास 9 के विषय विज्ञान का सेट संख्या 2 है हमारे पास। 40 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस एक एक नंबर का होगा। और जो आपको समय दिया जाएगा एग्जाम में, एग्जाम टाइम जो होगा वो बेसिकली 1.5 घंटा का होगा, 1 घंटा 30 मिनट का। और यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट्स दी हुई है एग्जाम के लिए, उन्हें आपको पढ़ लेना है और एग्जाम हॉल में फॉलो भी करना है। और जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा यह बेसिकली क्या होगा देख लीजिए, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। यानी जो जैसे देखिए 1 नंबर का यह क्वेश्चन है, इसमें आपको टोटल 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसे आपको जाके OMR शीट में भरना पड़ेगा। और यही आपका एग्जाम का पैटर्न होगा। और टोटल कितना 40 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। तो चलिए सेट 2 का स्टार्ट करते हैं। तो सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, आपको क्वेश्चन कर रहा है कि आपने वाहन देखा होगा, उन वाहनों में एक मीटर लगा होता है जो उनके द्वारा दूरी को नापता है, यानी वाहन के द्वारा चली गई दूरी को मापता है। तो आपको बताना है कि वह जो मीटर है वो मीटर क्या मीटर है, यानी कि उस मीटर को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस मीटर को हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का आपको बताना है कि उदाहरण कौन सा है, यानी कि इन ऑप्शनों में कौन सा है जो सरल रेखीय गति में चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सड़क पर कार की गति। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की दूरी को हम लोग वेग कहते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति की अवस्था में कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। संवेग कैसी राशि है। तो संवेग जो होते हैं वो बेसिकली सदिश राशि होती है, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका परिणाम भी होता है और साथ ही दिशा भी होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। जैसे कि आप लोगों को न्यूटन का पहला नियम पढ़ा होगा, उस नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब तक आप किसी वस्तु को छूते नहीं हो, उस पर बल नहीं लगाते हो, तब तक वो अपनी जगह पर ही रहती है पड़ी हुई, यानी वो अपनी जगह नहीं परिवर्तन करती है। और इसी नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। संवेग का ऐसा मात्रक होता है। तो संवेग का जो ऐसा मात्रक होता है वो ए नंबर ऑप्शन kg मीटर पर सेकंड होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, यदि दो वस्तुएं ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इसके लिए आपको ऑप्शंस को भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन में क्या है देखिए, ए नंबर ऑप्शन में दिया है एक का जड़त्व 20 से अधिक होगा। आपको बताना है क्या एक का जड़त्व 20 से अधिक है। देखिए जड़त्व का जो खेला है वो होता है, वो बेसिकली द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान उसका उतना ज्यादा जड़त्व। तो आपका कह रहा है ए का जड़त्व 20 से अधिक होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए का जो द्रव्यमान है वो 6 kg है, लेकिन जो बी का है वो क्या है 34 kg, यानी कि बी का ज्यादा है, यानी कि बी का जड़त्व ज्यादा होगा। तो यानी कि ये नंबर ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन जो है वो देखिए बी का जड़त्व ऐसे अधिक होगा, हाँ ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है, न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। आपको बताना न्यूटन की गति का कौन सा ऐसा नियम है जो वास्तविक गति का नियम है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय गति नियम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, त्वरण लिखा हुआ है यहाँ पे और गुरुत्व त्वरण भी लगभग सेम है। तो क्या हो जाता है, त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसका भी ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। आखिर पृथ्वी जो होती है वो सन के चारों ओर घूमती है, आखिर क्यों होता है आखिर ऐसा। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, यानी ये नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक होता है। तो जो बड़ा जी का होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यानी सी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जो F, इसे किस अगर F से लिखें तो इसका जो F का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बड़ा G, उसके बाद m1 इंटू m2/d² होता है। यहाँ पे क्या है, m1 m2 क्या है, दो पिंडे हैं, g क्या है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक स्थिरांक है, इसका मान कांस्टेंट होता है, d जो होता है दो पिंडों के बीच की दूरी होती है, और जो f होता है वो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी आपको f बताना है अगर आप इस d को आधा कर दे तो, यानी कि आपके पास दो वस्तुएं हैं, क्वेश्चन कर रहा है इनकी
की जो दूरी को अगर आधी कर दिया जाए तो तो इसके द्वारा मतलब कितना इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना बदलेगा या क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यानी कि डी को क्या करना है, आधा करना है, तो d/2 करेंगे। और चूंकि देखिए d का स्क्वायर यानी कि d/2 का भी स्क्वायर होगा, तो एक चीज याद रखिएगा, d/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो d का स्क्वायर होगा। और जो देखिए यहाँ d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d को जब स्क्वायर कीजिएगा तो d का d स्क्वायर, और जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। यानी कि क्या आ जाएगा आपका d²/4 आ जाएगा आपका। तो अब जब इसको ऊपर भेजिएगा तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, सो देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, G आएगा बड़ा G m1 इंटू m2। अब बाएं में क्या था आपका d² था और नीचे में आपका 4 था, तो आप 4 को क्या कीजिएगा, जब आप ऊपर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 आपको ऊपर चला जाएगा, जब इसको ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी गुना में आपका 4 आ जाएगा। तो आप गौर करके देखिए, जो ये जो आपका फॉर्मूला है ये बेसिकली जो F का फॉर्मूला होता है वही है, और इसमें क्या गुना 4 ऐड हो गया, यानी कि यह जो फॉर्मूला है यह 4 गुना बढ़ गया है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है, तो द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था में कणों को दर्शाया गया है। तो किस अवस्था में कणों को दर्शाया गया है, यह बेसिकली ठोस की अवस्था में कणों को दर्शाया गया है। यानी कि देखिए ये जो आपका यहाँ पे जो दिख रहा है स्क्रीन में देखिए, तो ये क्या है, बेसिकली ठोस को दिखाया गया है। देखिए कण कितने आपस में सटे ये देखिए ये कण आपस में कितने चिपके हैं, तो ये बेसिकली किस में होता है, ठोस में होता है। और ठोस के बीच में देखिए रिक्त स्थान है, यानी कि ठोस के बीच में रिक्त स्थान को दर्शाया है। तो जो ऑप्शन में देखिए रिक्त स्थान तो नहीं है पर ठोस नजर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका ठोस करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्या है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कणों के किस गुण का पता चलता है। तो आप लोगों ने देखा कि मम्मी जब अगरबत्ती जलाती है तो आपको दूर से अगरबत्ती का सेंट आता है, तो यह पदार्थ के जो कण होता है, यह पदार्थ के कण के निरंतर गतिशील होने की जो क्रिया है उसको दर्शाता है, यानी जो बी नंबर का ऑप्शन आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विसरण क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। तो जो विसरण की गति सबसे ज्यादा तेज वायु में होती है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं वायु कहाँ पे है। तो ऑप्शन में देखिए ए नंबर में जल है, जल में धीमा होता है, लोहा में ये तो ठोस इसमें बहुत कम, और तेल में क्या हो, तेल में भी सेम हालत है। पर बी नंबर का ऑप्शन जो है ऑक्सीजन, इसमें सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन एक प्रकार का वायु ही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने में जितनी ऊर्जा के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो हम लोग जो कहते हैं वो क्या होता है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, यानी सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस से बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन झूठ मूठ कितना घुमाया, कहने का मतलब ये है कि आप लोग को पता होगा कि जब कोई ठोस होता है, ठोस सबसे पहले क्या द्रव में बदलता है, ठीक, यानी जल में बदलता है, बोल सकते हैं जल लिक्विड बोलिए जल बोलिए, चलिए। उसके बाद क्या वो वाष्प बदलता है, यानी भाप बनता है, यहाँ भाप लिख देता हूँ मैं, ठीक। तो क्वेश्चन सीधे कह रहा है कि ठोस से डायरेक्ट भाप बन जा रहा है, वो जल बन ही नहीं रहा है, या फिर वो भाप से डायरेक्ट ठोस बन जा रहा है, जल बन ही नहीं रहा है। तो आखिर इस प्रकार की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जो आपका ए नंबर का ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। तब जो हमारा 20 क्वेश्चन हुआ है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको पूछा है कि आपके पास कोई द्रव्य है, उसका जो क्वथनांक है उससे पहले वो वाष्प बन रहा है, तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को बी नंबर का वाष्पीकरण कहते हैं, यानी बी नंबर का ऑप्शन 20 नंबर का सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो ऑप्शन में देखिए सारे केल्विन में है, तो यानी कि आपको बताना है 0 डिग्री सेल्सियस किसके केल्विन कितने केल्विन के बराबर होता है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए जितना डिग्री सेल्सियस दिया होता है उसे 273 से हम लोग प्लस करते हैं, उसमें 273 जोड़ देते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन में 0 डिग्री दिया हुआ है, यानी 0 डिग्री प्लस 273 करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 273 ही रहेगा, क्योंकि 0 को 273 से जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जितना का जितना ही रहेगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी है 273 केल्विन, वो करेक्ट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है वह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उसका
निम्नलिखित में से कौन बिंदु, यानी कि ये जो आपके जो माने चारों जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आपका बिंदु है जो क्या कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। तो आपको बताना है कि इन जो चारों ऑप्शन में कौन सा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। तो आपका जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि देखिए परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं ना ही विनाश होते हैं, ये डाल्टन ने दिया था। और इन चारों बिंदुओं में से ये जो ऑप्शन नंबर सी है यही व्याख्या कर रहा है, यानी कि जो आपका 22 का क्वेश्चन नंबर 22 है उसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 वो है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका अर्थ है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपका 16 U है, तो इन ऑप्शनों में जो है इनमें से कोई एक चीज सही है वो आपको पहचानना है, यानी कहने मतलब है कि ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होगा वो बेसिकली जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के परमाणु द्रव्यमान का 16 अधिक है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है 16 U का अर्थ है वो अर्थ यही होगा, ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान कार्बन के परमाणु द्रव्यमान का 16 अधिक है, यही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उस तथा उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो वो जो होता है वो अणु होता है, क्योंकि परमाणु तो भाई वो तो सूक्ष्मतम कण है, बट वो अकेले नहीं रह सकता, वो सिंगल नहीं रह सकता, वो हमेशा अणु में रहता है, क्योंकि वो एक से अधिक परमाणु मिलकर ही वो स्टेबल रह सकता है, वो अकेले कभी नहीं रह सकता। लेकिन अणु का ऐसा नहीं है। अणु क्या है, यह पदार्थ का कोई आप एक अणु लेते हो तो वो जिस पदार्थ का अणु होगा वह उस गुण को दर्शाएगा, उस पदार्थ के गुण को दर्शाएगा, साथ ही वो यह अणु एक ऐसा कण है जो अकेले भी रह सकता है, यानी बिना ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 के क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्थ परमाणुक है। तो आपका क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि इन ऑप्शनों में आपको बताना है किसमें 4 परमाणु है। तो उसको बताने के लिए देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए Ca एगो है और Ca एगो है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, कार्बन भी एगो है, ऑक्सीजन 3 गो है, टोटल क्या हो गया 1 2 3 5 हो गया, यानी कि इसमें कितना है 5 है, 5 परमाणु है। तो यह तो नहीं होगा कि क्वेश्चन में 4 पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 गो है, नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 टोटल 4 हुआ, यानी 4 परमाणु इसमें, यानी बिना क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। देखिए 36 ग्राम जल को मोल में बदले, आपको बताना है मोलों की संख्या कितनी है 36 ग्राम जल में। तो इसका एक सूत्र होता है मोलों की संख्या को अगर हम लोग n से लिखे तो n इक्वल टू क्या होता है द्रव्यमान संख्या, यानी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है द्रव्यमान, यहाँ क्या है 36 ग्राम का द्रव्यमान दिया हुआ वही यहाँ पे होगा द्रव्यमान की संख्या। चलिए मैं यहाँ पे 36 लिख देता हूँ बाय। अब क्या होता है नीचे क्या होता है मोलर द्रव्यमान होता है। तो मोलर द्रव्यमान किसका होगा जल का। तो जल का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, तो जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका अणुसूत्र लिखना पड़ता है, H2O होता है इसका। तो इसका अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनका द्रव्यमान देखना पड़ेगा, द्रव्यमान संख्या। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या क्या होता है 1 होता है, और चूंकि इसमें इस अणु में क्या मतलब हाइड्रोजन 2 गो है तो क्या हुआ 2 गो 1 गुना 2 हो जाएगा। एक क्या है आपका हाइड्रोजन का द्रव्यमान है और 2 हाइड्रोजन इसलिए गुना 2, और आपको जोड़ना पड़ेगा जो आपका ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वो। तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमान वो क्या होता है 16 होता है। तो इसमें आप अगर 16 को ऐड कर दीजिएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऐड करते कितना सही आंसर अभी नहीं आएगा, अभी बहुत दूर है। 16 को आप क्या हो जाएगा 1 गुना 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 16 के 18 हो जाएगा, यानी कि जो मोलर द्रव्यमान होगा वो 18 हो जाएगा जल का। आप चलिए इसको डिवाइड देते हैं तो आपकी मोलों की संख्या निकल जाएगी, यानी क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा 18 दूना 36, यानी कि 2 मोल आपका सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा 2 मोल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। बस हम लोग उसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। n इक्वल टू मैंने अभी क्या बताया आपको, यानी मोलों की संख्या क्या बताया, n इक्वल टू क्या होगा दिया गया द्रव्यमान बाय मोलर द्रव्यमान। आपको दिया गया द्रव्यमान आपको वही आपको ज्ञात करना है, मैं यहाँ पे द्रव्यमान लिख देता हूँ, आपको यही ज्ञात करना है। और बाय में क्या होगा आपका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान किसका नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस है यानी कि क्या है N2 होगा, गैस में हमेशा N2 होगा। तो नाइट्रोजन द्रव्यमान इसका आपको क्या करना पड़ेगा मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो इसमें से आपको क्या द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान N2 का। तो इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 14 होता है। तो 14 2 नाइट्रोजन है तो क्या होगा 14 गुना 2 यानी क्या हो जाएगा 28 आएगा आपका।
तो अगर मोलर द्रव्यमान की जगह पर 28 लिख दोगे तो फिर क्या होगा, आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, और चूंकि ये भागा में नीचे तो इधर से क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि n जो होगा n गुना मोलर द्रव्यमान क्या 28 आया है। और चूंकि देखिए मोलों की संख्या आपको 5 दी हुई है क्वेश्चन में, यानी कि n की जगह पे 5 लिख दीजिए, 5 गुना 28 कितना हो जाएगा आपका 140 आएगा, और जो 140 होगा ये यू में होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा 140 यू। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, कोशिका का बिजली घर क्या है। तो कोशिका जो बिजली घर होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यानी डी नंबर का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से किस कोशिकांग का आपका अपना डीएनए भी होता है और अपना राइबोसोम भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए, इसका भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है वो है, किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। तो हम लोग इसे सी नंबर के ऑप्शन को, यानी कि लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है, क्योंकि अगर ये आपका शरीर में फूट गया इसकी थैली ना, तो आपकी मृत्यु हो सकती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, प्रोकैरियोटी कोशिका का उदाहरण है। आपको बताना है ऑप्शन में से कौन प्रोकैरियोटी कोशिका का उदाहरण है। तो जो क्या है 31 का जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा ये आपका सही हो जाएगा, प्रोकैरियोटी कोशिका, यानी कि जो मनुष्य है, यानी डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटी कोशिका का उदाहरण कौन होगा, मनुष्य हो जाएगा। 31 का क्वेश्चन का डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, झिल्ली जीवांत जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। आपको बताना है झिल्ली जीवांत जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो यह जो होती है या ए नंबर का ऑप्शन, यानी कि अंतर्द्रव्यीय जालिका इसमें होती है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका की संख्या होती है। तो उसमें संतति कोशिका की संख्या 2 होती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। तो जो 34 का क्वेश्चन है वह है, एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 18 है, उस जीव में अंडे में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। यह अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा ये बी नंबर का ऑप्शन 9 होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको चीज बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको कहे कि जो आपका अंडों की संख्या में गुणसूत्र की संख्या आपको पूछ रही है, अंडों में गुणसूत्र की संख्या पूछ रही है, तो एक चीज याद रखिएगा, अगर अंडा निषेचित हुआ, यानी अंडा अगर निषेचित हो चुका होगा तो उसमें 18 का 18 गुणसूत्र मिलेगा। लेकिन अगर निषेचित नहीं हुआ होगा, वो अंडा सिर्फ होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें सिर्फ 9 होगा, यानी कि वो उसमें सिर्फ 9 होता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। तो जो 35 क्वेश्चन हुआ है, पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है। तो आपको बताना है पौधे में खनिज और लवण का संवहन जो करता है, जल और खनिज लवण का जो संवहन करता है वो जाइलम करता है। जो से जल जो से जाइलम, ये आप चीज याद रख सकते हो ट्रिक से, जाइलम जो से जल जो से जाइलम, यानी कि जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन 36 है वो रक्त एक उत्तक है। तो रक्त एक संयोजी उत्तक होता है, यानी सी नंबर का ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो टेंडेला, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में है टेंडन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पर आते हैं, पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है क्लोरेन्काइमा, यह आपका सही हो जाएगा। क्लोरेन्काइमा जो होता है उसमें क्या होता है, यह एक पैरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह क्या है, एक पैरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, जिस उत्तक में विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है तो वो क्या कहलाती है, सीधा से क्वेश्चन का मतलब है, तो वो विभाजक कहलाती है। नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है वो है, मुख्य गुहा की आंतरिक स्तर किस उत्तक की बनी होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एपिडर्मल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। और मैं उससे पहले एक चीज़ बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने तो बताया 9 होगा, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस तरह करके हमारा जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर अंडा निषेचित हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, 18 पाया जाएगा। अगर अंडा निषेचित नहीं हुआ तो उसमें 9 पाया जाएगा। तो इस तरह करके आपको सही आंसर इसको कमेंट करके बताना है आपको।